वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सीटेट 2021 जो कि हमारा इस बार दिसंबर में होने वाला है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ या एसएसटी है, उनके लिए जो ये वीडियोज़ है काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 6 टू 8 के लिए यानी पेपर 2 अगर 6 टू 8 के लिए चूज़ करते हो आप, तो आपको वहाँ की एसएसटी आनी चाहिए, है ना। 8 बोले तो कम से कम 10th क्लास तक की एसएसटी आपको आनी चाहिए। बेसिकली 8 तक ही पूछी जाती है, बट फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको पता होना चाहिए ताकि आप आंसर कर पाएँ। और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है सीबीटी बेस्ड यानी कि ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको एमसीक्यूज़ किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, किस प्रकार से आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उठा करके देख सकते हैं और बाकी चैनल पर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस सेट भी है। तो हमने लगभग 300 से ऊपर ज़्यादा सवालों को सॉल्व किया है उसके अंदर, तो आप उनको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और भी वीडियोज़ हम उसके अंदर और लेकर के आएंगे। अगर आप नीचे कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको उस तरह के और भी वीडियोज़ चाहिए, तो हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। ये जो है हमारा वीडियो नंबर 9 या लेसन 9 पार्ट 9, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। 9वां अध्याय है ये, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। कुछ भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे और जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर बेसिकली ये एक नोट्स की तरह बनाए गए हैं, जो कि प्रॉपर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। जो क्लास 6 टू लेकर के 8 तक की बुक है एनसीईआरटी की, प्रॉपर उसके बेस पर है। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ही कंडक्ट करवाती है एग्जाम को, तो एनसीईआरटी ही प्रीफर करती है वो, तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूरी है। तो पूरी बुक्स अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप इन नोट्स को पढ़िए, और बहुत ही मज़ेदार है ये एकदम ही। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा प्रीवियस ईयर, तो आपने देखा होगा इस चीज़ को कि सवाल जो है डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। और इस बार जो हम बाइलिंगुअल लेकर के आए हैं, यानी कि इंग्लिश भी लिखी हुई है, साथ ही साथ हिंदी भी लिखी हुई है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये। आगे से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियोज़ अपलोड करें या जो भी हम नोट्स लेकर गए हैं उसको बाइलिंगुअल बना दे। तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा क्योंकि ट्रांसलेट करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, बाकी हम दोनों ही मीडियम के बच्चों को हेल्प मिले, यही चाहते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और हम फ्रिक्वेंटली जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और हम कंटेंट को और बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि पेपर 1 भी लेकर के आ रहे हैं, अभी तक हमने जियोग्राफी स्टार्ट नहीं करी है इस बार के लिए, तो उसको भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। बाकी उसको क्या है ना, ट्रांसलेट करवाने के लिए दिया गया है कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवा दिया जाए उसको प्रॉपर। हिंदी में तो वो तैयार हो चुका था और शायद इस नेक्स्ट वीक से वो आ भी जाता, बट उसमें अभी थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। तो समझना जरूरी है आपको इन वीडियोस के अंदर। बेसिकली आप क्या करें ना, समझे थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए हमने इसको नोट्स के फॉर्म में बना दिया। स्टार्टिंग में तो हम ऑन बोर्ड ही पढ़ा रहे थे, बट नोट्स के फॉर्म में ज़्यादा प्रीफर करा बच्चों ने, तो इसलिए उस तरह से लेकर के आए हम। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और मोटिवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है हमारे को। ठीक है, तो लाइक शेयर अगर आपने कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया है, तो चलिए चलते हैं अध्याय की तरफ। देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट है सारी चीज़ें, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और जो भी लाइन से चैप्टर बने हुए हैं सारे के सारे एकदम लाइन से 1 2 3 4, तो आपने अगर पिछले नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और पीडीएफ्स की तरह आपको थोड़ा ब्रीफली पढ़ना है, तो हमने प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल भी हमने जो है डाले हैं इसके अंदर, तो आप पिछली प्लेलिस्ट को भी जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी कंटेंट इजीली मिल जाएंगे। और दोनों ही जो है प्रॉपर सीटेट के लिए बनाए गए हैं। पिछली बार भी हमसे बच्चे पढ़ के गए थे यहाँ इस चैनल से, उनके नंबर काफी अच्छे आए हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट एकदम। तो पहला बात देखिए, पहली पॉइंट क्या है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए अधिक प्रसिद्ध था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा इसका। पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा कि सोना, मसाले और काली मिर्च के लिए कौन से, जो भारत का कौन सा हिस्सा जो है सबसे ज्यादा मशहूर था, तो वो था दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। ठीक है, और देखिए काली मिर्च को जो है ना रोमन साम्राज्य के अंदर इतनी ज्यादा मांग थी इसकी कि इसको काले सोने के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, और ये आप प्रीवियस ईयर उठाइए आप 10 साल का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सीटेट बहुत ही इजीली जो है आपका क्लियर हो जाएगा, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। पेपर बहुत आसान आता है इसका, लेकिन इसका सक्सेस रेट जो है ना 10 से 12% ही रहता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि अरे यार 6ठी से 8वीं तक ही तो है, ये तो ऐसी हो जाएगा। आप रट डालते हैं चीज़ों को, रटना नहीं है। ठीक है, समझिए उस चीज़ को ताकि आप ज़्यादा टाइम तक याद रख पाए। तो काले सोने के नाम से किसको जाना जाता है? काली मिर्च को। कहाँ पर?
रोमन में, रोमन साम्राज्य के अंदर, यानी कि रोम साम्राज्य में। तो देखिए हर एक पॉइंट से सवाल बनेगा आपका। देखिए अगला देखिए, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के, रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे अंदाजा होता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। देखिए दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले और काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी ज्यादा मांग थी, डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसको काले सोने, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। तो ऊपर के दोनों पॉइंट से एक एक सवाल आपको देखने को मिल गए। और हमें पता कैसे चला कि भाई रोमन साम्राज्य में इसकी मांग थी? तो हमने देखा कि भाई दक्षिण भारत के अंदर कुछ रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, और कुछ क्या अनेक मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, इसलिए अंदाजा लगाया हमने कि रोम से जो है अच्छा व्यापार होता होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, संगम कविताओं में, संगम साहित्य जो है तमिल का जो है साहित्य है ये आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पिछली वीडियो में जो देखा वो भूल जाए, कंटिन्यू चलना चाहिए सर सब कुछ। ठीक है, देखिए संगम कविताओं में मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, मुविंदार की बात हो रही है। देखिएगा इसका मतलब पूछा जाएगा। मुविंदार जो है वो तमिल का शब्द है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? तीन मुखिया। मुविंदार का मतलब क्या होता है? तीन मुखिया। उनमें इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों चोल, चेर तथा पांडे के लिए किया जाता था। यहाँ पर आपको एक सवाल देखने को मिला है, मुवेंदार। मुवेंदार का मतलब क्या होता है? तो मुवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। ठीक है, जो तीन शासक परिवारों के लिए यूज किया गया था। चोल शासक परिवार जो थे, चेर जो थे और पांडे जो थे। ठीक है, ये तीनों ही दक्षिण भारत में शासन किया करते थे। तो आपको इस 4 पॉइंट में अब तक 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। चौथा देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशम बनाने की तकनीक। सिल्क बनाने की जो टेक्निक है, ये सबसे पहले चीन में जो है इसका आविष्कार किया गया था लगभग 7000 साल पहले। और रेशम के साथ साथ, मतलब रेशम का तो आविष्कार चीन में किया गया था, इसलिए सिल्क रूट नाम से भी इनका आपको पढ़ते होंगे कि चीन का एक सिल्क रूट है जहाँ से ये सिल्क को जो है निर्यात करते थे, उसका एक्सपोर्ट किया करते थे अदर कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और कुषाण का राजा जो कनिष्क था, वो भारत का ओनली एक ऐसा राजा था, किंग था, जिसने इस सिल्क रूट पर अपना अधिकार कर लिया था और इनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया कि चाइना के सिल्क रूट पर किसने जो है कब्जा किया था, तो वो था कुषाण वंश का राजा कनिष्क। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस पूरे भी पेज को देखेंगे, अगर हम इन चीजों को हटा देते हैं तो आपको इतने सारे सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। एक मिनट बस, ये देखिए हट गया। अब देखिए कितने सारे सवाल मिले। पहले पॉइंट से सवाल मिला आपको कि दक्षिण भारत जो है वो किस लिए फेमस था? तो वो सोने, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। दूसरे पॉइंट में देखिए, काली मिर्च का सबसे ज्यादा मांग जो था वो किस साम्राज्य के अंदर था? तो रोमन साम्राज्य के अंदर था। ठीक है, और वहां पर इसको काले सोने के नाम से बुलाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसका हमें पता कैसे चला? तो भाई हमारे को दक्षिण भारत में रोमन सिक्के, रोमन सोने के सिक्के अनेक मात्रा में मिले हैं, इससे हमने अंदाजा लगाया। और चौथे पॉइंट में देखिए, मुविंदार का मतलब क्या होता है? मुविंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। क्या होता है मुविंदार का मतलब? तीन मुखिया। किस, ठीक है ये गलत जो है प्रिंट हो गया है। तो किन परिवार के लिए जो है ये यूज किया गया था? तो ये चोल, चेर और पांडे, यानी चौल वंश, चेर वंश और पांडे वंश के लिए जो है ये यूज किया गया था। और ये तीनों ही दक्षिण भारत से रिलेटेड है। और लास्ट पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, यानी सिल्क बनाने की जो टेक्निक है वो सबसे पहले कहाँ पर आई थी? तो चीन में आई थी लगभग 7000 साल पहले। और पेपर यानी कागज बनाने की टेक्निक भी सबसे पहले चीन में आई थी। चीन बड़ा छोटा आदमी है, ये टेक्निक कोई अगर इजाद करता है ना, ये तो ये बताता नहीं है किसी को कि हमने क्या बनाया, कैसे बनाया, बल्कि बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ये इसी प्रकार से करता है कि भाई कोई भी चीज लेता है, उसको अगर इसने डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, तो ये उसको बताएगा नहीं किसी को, बल्कि उसका जो है ये बेचना यूज कर देगा, बेचने के लिए यूज कर देगा। ये इस प्रकार से अभी भी करता है ये। देखा आपने, कोरोना बना दिया, किसी को बताया हमने कोरोना बनाया, बस यूज करना शुरू कर दिया उसका। ठीक है, तो कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। और रेशम, सिल्क रूट जो है इनका, रेशम का जो मार्ग था, सिल्क रूट पर किसने सबसे पहले कब्जा किया था? तो कनिष्क राजा था कुषाण वंश का। ठीक है, उसने इस पर कब्जा कर लिया था अपना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको यहां से कम 4-5 सवाल देखने को इजिली मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है बौद्ध धर्म का प्रसार, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म।
बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो आप देखिए उसको। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड जो है वीडियोस बना रखी है। इसको यहाँ कर देते हैं, अच्छा लगता है ये थोड़ा सा, ठीक है। एकदम साइड बाय साइड इंग्लिश भी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। अभी हमने इसी के बारे में चर्चा किया था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस किंग कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया, ठीक है। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बौद्ध परिषद का मतलब होता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल, लोग आएंगे, बैठेंगे और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीजें हैं ना उनके ऊपर जो है विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। ये उसने बनाया था। बुद्ध की जीवनी के रचयिता कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहां से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा कि बुद्ध की जीवनी, ठीक है, बुद्ध है ये, ठीक है, बुद्ध की जीवनी यानी कि गौतम बुद्ध जो थे उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? तो वो है अश्वघोष। क्या नाम है उनका? अश्वघोष। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, अश्वघोष जो है उनका नाम है जिन्होंने गौतम बुद्ध की जीवनी बायोग्राफी लिखी है। किस दरबार में रहते थे ये? तो कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। देखिए, बौद्ध धर्म के अंदर जो गौतम बुद्ध थे वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में चाहे गौतम बुद्ध हो चाहे जैन धर्म वाले हैं, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। मूर्ति पूजा बेसिकली ना वैदिक धर्म के अंदर ही था, हिंदू धर्म के अंदर। इसके अलावा ज्यादातर में जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ थे सारे लोग कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, या वो नहीं मानते थे इसको। उनका मानना ये था, देखिए, एक होता है सगुण भक्ति, एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब ये होता है जिसका हमें स्ट्रक्चर्स पता है, जैसे कि राम जी, लक्ष्मण जी हो गए, राम लक्ष्मण हो गए, सीता माता हो गई, कृष्ण हो गए, इनकी जो पूजा करते हैं तो देखिए आपको इनका आकार पता है, शेप पता है, सब पता है, इनके बारे में आपको पता है। इसको कहते हैं सगुण भक्ति। निर्गुण का मतलब होता है निर्गुण निराकार। आपने वर्ड सुना होगा निर्गुण निराकार, जिसका कोई भी आकार नहीं हो। तो इस प्रकार की भक्ति जो कबीर जी क्या करते थे, जो गुरु नानक जी क्या करते थे, जो बौद्ध किया करते थे, गौतम बुद्ध, जैनिज्म के अंदर जो होता है वो, ये सभी निर्गुण भक्ति होती है जिसमें ईश्वर का कोई भी आकार आपको नहीं पता हो। जैसे अल्लाह, अल्लाह की पूजा भी, अल्लाह की जो पूजा होती है वो क्या है? निर्गुण भक्ति है, क्योंकि उसमें उनका कोई आकार नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लेकिन सगुण भक्ति जो है वो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा होती है, आप देख रहे होंगे इसको, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा सगुण भक्ति होती है, ठीक है। तो यही जो ये जो बेसिकली धर्म था ना, यानी गौतम बुद्ध ने जो धर्म बनाया था वो यही था कि भाई हम निर्गुण भक्ति करेंगे। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने कभी भी अपनी पूजा नहीं करवाई, ठीक है। तो उनकी जो, जैसे बौद्ध धर्म की कोई भी उपस्थिति अगर दिखानी होती थी तो कुछ संकेत दिए जाते थे, जैसा स्तूप बना दिया, स्तूप वगैरह बना दिया, स्तंभ बना दिए, इस प्रकार से संकेतों के द्वारा, ठीक है, ये बताया जाता था। ये मरकरी नहीं, ठीक है भाई, यहाँ पर बुद्ध आएगा, ठीक है। हो जाती है कई बार ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम। देखिए, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली तो ये हो गई कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाएगी। मतलब गौतम बुद्ध को उनका स्ट्रक्चर या उनकी मूर्ति नहीं बनेगी, बल्कि केवल कुछ सिंबल्स दिए जाएंगे, ठीक है। पर पर अब उनकी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी, यानी कि जब गौतम बुद्ध का धर्म चल रहा था, मतलब अभी भी है वैसे, बुद्धिज्म धर्म तो अभी भी है, बट जब तक गौतम बुद्ध जिंदा थे उन्होंने कभी भी अपनी मूर्ति नहीं बनवाई और अपना पूजा नहीं करवाया उन्होंने कभी भी, ठीक है। लेकिन जब उनकी मृत्यु होगी, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, तो उसके बाद जो उनके शिष्य थे, तो उनमें से कुछ जो थे वो क्या हो गए, मतलब एज अ रिस्पेक्ट होता है ना कि भाई आप भी क्या करते हैं, जो आपको टीचर्स अच्छे लगते हैं या आपको कोई व्यक्ति अगर पसंद आता है तो आप क्या करते हैं, उनकी कुछ फोटोज वगैरह रख लेते हैं। तो ऐसी बौद्ध धर्म जिन्होंने बनाया, तो भाई इन्होंने गौतम बुद्ध को पूजने के लिए क्या करा, उनकी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी, यानी कि उनकी फोटोज, उनका स्ट्रक्चर्स, उनकी मूर्तियां बना करके उनको पूजना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें से अधिकांश जो है मथुरा में है और कुछ जो है तक्षशिला में है, ठीक है। तो देखिए, एक जो चेंजेस आया वो ये था कि बौद्ध धर्म के अंदर महायान आया। महायान का मतलब ये था कि इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी कि पहले तो बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई थी, बल्कि कुछ संकेत दिए जाते थे, सिंबल दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी मूर्तियां बनाई जाने शुरू कर दी। और दूसरा परिवर्तन देखिए क्या आया, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर हुआ, ठीक है। आस्था को लेकर के हुआ। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास होकर
एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। देखिए यहाँ पर एक मतलब आया है, एक वर्ड आया बोधिसत्व। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के लिए, जिनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। घर का त्याग करना पड़ेगा और एकांत जगह पर जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। तो ये दो चेंजेस जो है ये बौद्ध धर्म के अंदर आए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहला तो ये कि जो उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, तो बाद में उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी गौतम बुद्ध की। और दूसरा परिवर्तन ये आया कि जो बोधिसत्व थे वो एकांतवास में जाकर के ध्यान साधना कर सकते थे। तो ये दो चेंजेस जो है आपको ध्यान रखने हैं, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंतर्गत आए थे। ठीक है, ठीक है सर, आगे देखिए। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक भी फैल गई। देखिए इंडिया में ज़्यादा नहीं फैल पाई है। रीज़न था क्योंकि ये सभी धर्म आगे जाकर के ना डिवाइड हो गए थे। इवन मुस्लिम धर्म भी आगे जाकर के शिया सुन्नी में डिवाइड हो गए। जितने भी धर्म, जैनिज्म भी जाकर के डिवाइड हो गए श्वेतांबर पीतांबर के अंदर, दिगंबर में। और बौद्ध धर्म भी जो है आगे जाके डिवाइड हो गया। लेकिन हिंदू धर्म जो है ना वो डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, हिंदू धर्म जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर डिवीजन है बेशक, चाहे जाति को लेकर के हो, है ना, कास्ट क्लास किसी को भी लेकर के हो, लेकिन हिंदू धर्म एक ही है, वो डिवाइड नहीं हुआ है। इसलिए क्या हुआ कि इंडिया के अंदर ये धर्म जो है, जो भी बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया जितनी तेजी से हिंदू धर्म जो है वो बढ़ पाया। ठीक है, बाकी ये सारे धर्म जो हैं ये हिंदू धर्म के विपरीत ही आए थे। ठीक है, अगेंस्ट ही थे, बट फिर भी काउंटर नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे जो है बोधिसत्व यानी कि जो बुद्धिज्म है वो मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया के अंदर, चीन के अंदर, कोरिया के अंदर। अब कोरिया जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, और सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया में वही पगला है जो क्या नाम है उसका, सी जिनपिंग, और जापान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बौद्धिज्म धर्म जो है वो अच्छे से फैल गया, ये पता चल गया आपको। अब देखिए, भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, नाम आपको ध्यान रखना है, एक है फाशियान। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है, फाशियान, श्वेत तसांग, दो मिल गए आपको। एक और है, एक है इत्सिंग। ठीक है, एक कौन है? इत्सिंग। ये तीन आपको नाम याद रखने हैं। चीन के यहां से यानी कि चीन देश से कुछ बौद्ध तीर्थयात्री, ठीक है, वो कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे, बौद्ध धर्म के रिलेटेड। उनको भाई अट्रैक्शन हुई बौद्ध धर्म से। तो देखिए सबसे पहले आया फाशियान। नंबर से पूछा जाएगा, पहले नंबर पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया और तीसरे पे कौन आया, आपसे नंबर पूछा जाएगा। फाशियान, श्वेतसांग और इत्सिंग। ठीक है, FSE ऐसे याद रखेंगे आप, FSE। किसी तरह से भी आप तो कैसे भी बना लीजिए, ट्रिक तो आपकी मर्जी है, जैसा भी बना सके आप। ठीक है, FSE, फसी आप ऐसे याद कर सकते हैं। फसी मतलब फाशियान, फिर श्वेतसांग, उसके बाद इत्सिंग। तो सबसे पहले देखिए फाशियान आया, ये लगभग 1600 साल पहले आया, यानी आज से 1600 साल पहले फाशियान सबसे पहला चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो भारत में आया था। उसके बाद यानी कि आज से 1400 साल पहले, यानी फाशियान के आने के 200 साल बाद कौन आया? श्वेतसांग आया। ठीक है, और उसके भी करीब 50 साल बाद यानी 250 साल बाद देखिए, आज से 1600 साल पहले कौन आया? फाशियान। फिर 200 साल बाद यानी कि 1400 में कौन आया? 1400 में कौन आया? श्वेत तसांग। और फिर 50 साल बाद यानी कि 1450 में कौन आया? इत्सिंग। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, ठीक है सर, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको सीरियल नंबर लगाने को दे दिया जाएगा कि भाई लाइन में इसको लगा के बताइए कौन सा है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो फंसी से आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए और अच्छे अगर आपके पास और कोई ट्रिक हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दें ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले फाशियन आया लगभग 1600 साल पहले, फिर श्वेतसांग आया आज से 1400 साल पहले, और उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, देखिए श्वेतसांग भूमार्ग से चीन वापस लौट गया, यानी कि जैसे आया था फिर जमीनी रास्ते से ये जो है चीन वापस चला गया। इसने बुद्ध की मूर्तियां और 600 से अधिक पांडुलिपियां एकत्रित करी। पांडुलिपि किसको कहते हैं भाई? मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं जो ताड़पत्रों पे लिखी जाती हैं। ठीक है, और ये ताड़पत्र मिलते कहाँ हैं? तो हिमालय में भुर्ज नाम का पेड़ है, वहां पर मिलता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए श्वेतसांग जो है, जो दूसरे नंबर पर आया था, ये जब वापस गया तो ये कुछ बुद्ध की मूर्तियां लेके गया और 600 से अधिक पांडुलिपियां, जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में चीजें लिखी जाती है ना, उसको इकट्ठा करके लेके गया। लेकिन उसमें से 50 जो है वो खो गई, और जो बाकी बच गई
550 जो लिपियां बच गई, तो देखिए बौद्ध धर्म के अंदर जो लिपियां लिखी गई थी वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। पाली लैंग्वेज में प्राकृतिक में प्रवचन दिया गया था और पाली लैंग्वेज के अंदर जो है बातें लिखी गई थी। तो इसने पूरी जिंदगी जो है उसको क्या करा, संस्कृत से चीन में चीनी लैंग्वेज में अनुवाद करने में लगा दिया। आपको यहां से 3 व्यक्ति के नाम, ये जो 3 व्यक्ति के नाम है इससे कम से कम 5 से 6 सवाल बन जाएंगे आपके। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है, ये पता चल गया। नंबर में लगाने के लिए कह दिया जा सकता है कि भाई आप लाइन वाइज लगा दीजिए, जो सबसे पहले आया और सबसे बाद में आया उस हिसाब से। ऐसा कौन सा चीनी तीर्थ यात्री था जो वापस लौट गया, जो वापस लौटा, बाकी 2 लौटे नहीं थे, ठीक है, एक ही लौट के गया था। तो जो वापस लौट गया और जिसने बौद्ध धर्म की जो पांडुलिपियां थी, मैन्युस्क्रिप्ट थे, उसको चीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो वे कौन थे, श्वेत तसांग। ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 सवाल आपके कम से कम यहां से बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर था हमारा वो तो बेसिकली कंप्लीट हो गया है, बट देखना यह है कि आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। देखिए यहां पर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल रहे होंगे कि दक्षिण भारत जो है किस लिए फेमस था, काली मिर्च जो है किस साम्राज्य में बहुत फेमस थी, काली मिर्च को क्या कहा जाता था, या काली मिर्च को काला सोना किस साम्राज्य में कहा जाता था। ठीक है, संगम कविताओं में, तो भाई संगम कविताएं जो है, संगम साहित्य जो है वो किस राज्य से स्टेट रिलेटेड है या किस भी धर्म से रिलेटेड है, तो तमिल से रिलेटेड है, वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, बेसिकली लैंग्वेज की बात कर रहा था मैं। ठीक है, और मोवेनदार का मतलब क्या होता है, तो 3 मुखिया। रेशम बनाने की तकनीक जो है सबसे पहले किस देश में इजाद की गई थी, इन्वेंट की गई थी, कब की गई थी। रेशम के अलावा मैंने आपको बताया इनका रेशम मार्ग था, सिल्क रूट। सिल्क रूट पर जो है कब्जा किया था हमारे भारत के, दक्षिण भारत के भाई राजा थे कनिष्क, जो कुषाण वंश से रिलेटेड थे, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। और कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म से हमने रिलेटेड पूछी कि भाई बौद्ध धर्म की जो जीवनी है, यानी कि गौतम बुद्ध की जीवनी किसने लिखी थी, तो अश्व घोष ने लिखी थी। और ये किस दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में थे ये। बौद्ध धर्म में 2 चेंजेस कौन कौन से थे, तो पहला ये कि पहले जो है गौतम बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी बल्कि सिंबल का यूज किया जाता था, बट बाद में जो है मूर्तियां बनाई जाने लगी। और दूसरा चेंजेस जो था वो ये था कि बोधिसत्व का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो एकांतवास में जाकर के ध्यान साधना कर सकते थे। उसके बाद हमने ये जाना कि धीरे धीरे जो बौद्ध सत्व है, यानी कि जो बुद्धिज्म रिलीजन है, ये किस एरिया में या किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है फैला है, तो ये मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में अच्छे से फैला हुआ है। और भारत की यात्रा पर आए हुए 3 चीनी व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो फसी यानी फाशियान, श्वेत तसांग, इत्सिंग, ये 3 व्यक्ति हैं जो लाइन वाइज आए थे। तो लाइन वाइज याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लाइन वाइज याद कर लिया तो जो सीरियल नंबर लगाने का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली कर पाएंगे। वापस कौन लौटा था, तो श्वेत तसांग जो है वापस लौट गया था, यानी मिडिल वाला जो है वापस चला गया था। वापस गया तो इसने क्या करा भाई, ये बुद्ध की मूर्तियां लेके गया और 600 से ज्यादा पांडुलिपियां लेकर गया, जिसमें से 50 जो है खो गई। जो भी इसके पास बची उसको बैठ करके इसने पूरी जिंदगी क्या करा, संस्कृत से चीनी अनुवाद में लगा दिया, ट्रांसलेशन करने में इसको लगा दिया। तो ये जो है पूरा का पूरा चैप्टर है हमारा ये वाला। ठीक है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ पर। लाइक शेयर कर दिया होगा आपने, अगर अभी भी नहीं किया तो भाई कर दीजिए इसको, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ्स, तरह तरह के नोट्स, सॉल्यूशंस सब कुछ मिल जाएगा। एनसीईआरटी और अवब, उससे भी जीके की वगैरह की अगर आपको बुक्स वगैरह चाहिए तो वो भी वहाँ पर हमने अपलोड कर रखी हैं, आपको वो मिल जाएगा। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलते हैं सीधा पहले पेज की तरफ, यानी कि हमारे थंबनेल कहते हैं इसको, वही मतलब। तो सीटेट 2021 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है हमारी भी, और उम्मीद है आपकी भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आने वाले टाइम के टीचर्स हैं आप। अगर आप ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आने वाले टाइम के स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे। आजकल के तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के विद्यार्थी आपके आसपास देखने को मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, तो बाइलिंगुअल हमने स्टार्ट करा है, थोड़ा सा टाइम हमें भी दीजिए क्योंकि अब ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, और क्योंकि दोनों ही मीडियम के बच्चों को हेल्प मिले तो ये अच्छी बात है भाई। दोनों ही मीडियम के बच्चों को अगर एक वीडियो से हेल्प मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 9, पार्ट 9, वीडियो 9, कुछ भी कहिए आप इसको। शाम में जो है सिविक्स का जो है वो भी चैप्टर आ जाएगा, उसको भी देखिएगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग का तो 2 बैच पूरा का पूरा सेट है हमारा, टाइम पर एकदम 11 से 11:30 बजे मॉर्निंग में, और 9 बजे के आसपास जो है वो रात में, इवनिंग में। रात कहिए इवनिंग की है उसको कुछ भी।
तो मिलेंगे हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, घूमिए फिरिए और पढ़िए। यही काम करना है ज़िंदगी में, और करना क्या है। देश के लिए सोचिए, देश को आगे बढ़ाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।